नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहाँ आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक प्रगतिशील किसान श्री परमाराम जी से। आप ज़िला मंडी हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर है 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर से एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। मैंने जैसे आपको बताया, आज हम बात करेंगे प्रदेश के हमारे एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले किसान हैं परमाराम जी। और इससे पहले कि आप उनसे बात करें, आप भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े। नंबर आपको हमने बता दिए हैं। सबसे पहले परमाराम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। मेरा नमस्कार सबको जी। परमाराम जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जैसे एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ ये काफ़ी जो हैं पुरस्कार भी आपको मिले, वो आप साथ लाए हैं, मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और कुछ ये मेरा ख्याल जो आपने यहाँ हमारे सामने रखा है वो सिल्क से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। विस्तार से इससे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं। और सबसे पहले हमारी ओर से, हम सबकी ओर से आपको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमाराम जी को हाल ही में जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है वहाँ से प्रेरणा स्रोत कृषि दूत के सम्मान से इनको नवाजा गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, इसके साथ साथ हम खेती के ऊपर और जो खास तौर पर जो मिश्रित खेती से संबंधित जो आज हमने चर्चा करनी है उस पर भी विस्तार से बात करें। आप हमें ये बताएं कि आपकी जो अन्य गतिविधि, अगर हम बात करें खेती पर हम आएंगे, लेकिन कोई और आप समझते हैं कि आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें आपका। सर, बेसिकली किसान हूँ जी, पैदाइशी किसान हूँ जी। माँ बाप ने खेतीबाड़ी की है, उसके बाद हमने शुरू काम किया है। ठीक है। खेतीबाड़ी में हम गेहूँ, धान, दालें, मक्की और एक चीज़ लगाते हैं, अब भी लगाते हैं सर जी। पर उसमें थोड़ा इतनी इनकम ज़्यादा नहीं हो रही थी, उसके थोड़ा हट करके मैंने जी जैसे रेशम का काम किया। आप देख रहे हैं ये रेशम ही है। हाँ जी, खुद का धागा तैयार किया हुआ है। ये रेशम का कौथा है जिसको कौथे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद ये जो है हमने इसका धागा तैयार किया है। हाँ जी। और उसके बाद जो कमीज जो मैंने पहनी हुई ये भी रेशम की मैंने तैयार की हुई है। खुद तैयार अच्छा। करते हैं, फैक्ट्री वहाँ लगवाई हुई सरकार ने, अच्छा, इंडस्ट्री विभाग ने। हम अपना कौथा लेकर के वहाँ चले जाते हैं, धागा निकालते हैं, इसकी बीबिंग टूस्टिंग लेना देना जो कुछ भी इसका प्रोसेस है करते हैं और कपड़ा हम तैयार कर रहे हैं सर जी। अच्छा। और इसके साथ साथ मैं मशरूम का काम भी करता हूँ जी। मशरूम के साथ साथ मैं इसका डेयरी का काम भी करता हूँ, गाय भैंस भी पाली हुई है। और खेती के साथ अब हमने सब्जी, टमाटर, भिंडी, खीरा, हर एक चीज़ जो काम है। परमाराम जी, आपने तो सभी जो फसलें आमतौर पर हिमाचल प्रदेश की हैं, अगर किसानी की बात करें, हम कृषि से संबंधित बात करें, गेहूँ, धान, मक्की आपने बता दिया। उसके साथ साथ आपने, अगर हम मिश्रित खेती की बात करें या इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें, ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है एक हम अपने जो कृषि से अन्य जो स्रोत अगर हम बना पाएँ आय के, तो वो आपने बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है। जैसे आपने कृषि से संबंधित आपने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो आप सिल्क का भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कहा कि हम मशरूम की खेती भी करते हैं। तो खेती में हम इसके ऊपर जो विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले तो आप बताएं। मैं देख रहा हूँ आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आप साथ लाए हैं, तो ये आपकी और कौन कौन सी गतिविधि आपकी जो है आप जिसमें आप सम्मिलित आप अपने आप को पाते हैं खेती से अन्य जो आपकी जो फील्ड्स हैं? खेती से हट करके मैं सर मशरूम का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा। मशरूम का मेरा इनके सर्दी में बटन का है। अच्छा। आप गर्मी में मेरा ढिंगरी जिसको ऑस्टर बोलते हैं। अच्छा जी। और सिटाके का भी कर रहा हूँ, मिल्की का भी कर रहा हूँ सर जी। और बड़ी अच्छी से इनकम हो रही है। मुझे कोई ऐसी नहीं है कि कहीं मैं नौकरी करने जाऊँ। नहीं, खेती से मैं बिल्कुल मान गया हूँ, मिश्रित खेती और प्रगतिशील किसान आप हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप अपने साथ ये तरह तरह की आपकी फ़ोटोग्राफ्स में यहाँ देख रहा हूँ आप लाए हैं पिक्चर। अगर मैं चाहूँगा कि अगर ये आपको ये कैमरे पे ये दिखाएं, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो महामहिम प्रधानमंत्री, उनके साथ आपका ये चित्र है। एक चित्र मैं आपको देख रहा था, वो हमारे जो गवर्नर है महामहिम, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के दत्तात्रेय जी, उनके साथ भी आपका चित्र है। हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके साथ भी आपके चित्र हैं। तो ये जो आपको एक तरह से जो खिताब या आपको नवाजा गया है, जैसे प्रगतिशील आप किसान है आपने कहा, तो तरह तरह के जो आपको पुरस्कार आपको पुरस्कृत किया गया, तो मुख्य कारण क्या आपका रहा है? क्या आप समझते कि आपका योगदान जो है कृषि से संबंधित जो प्रदेश को अगर आपने दिया है तो क्या हो सकता है? सर, इसमें नई तकनीक
अच्छा। जो भी खेती में नई तकनीक आती है सर जी, तकनीक जो भी नहीं आती, जो नई तकनीक आती है, चाहे KVK के माध्यम से हो, जी। एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, जी। ऐसी कोई स्कीम नहीं जिसको कि मैंने आज तक छोड़ा हो। अच्छा। करने से, ट्रेनिंग लेने से, नए नए तरीके सीखने से, और आज वही उन लोगों का शुभ आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। उस काम जी। को मैं ऑन ग्राउंड अपने खेत में कर रहा हूँ जी। और बड़ा फ़ायदा मेरे को हो रहा है। इसके मेरे साथ साथ बाकी अन्य गांव के किसान भी मेरे को देखते हैं, और ये सब इसमें जैसे कुदरती खेती की बात चली हुई है, यदि प्राकृतिक खेती की बात चली हुई है, मैं सबसे पहला आदमी अपने गांव में जिसने ये काम शुरू किया अच्छा। था, महामहिम राज्यपाल जी हमारे आचार्य देवव्रत जी, जिसने हिमाचल प्रदेश में ये प्राकृतिक खेती के बारे में, नेचुरल फार्मिंग जिसको नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं। और परमाराम जी, यहाँ पर हम अपने जो हमारे आज के जो ये दर्शक हैं उनको बता दें, किसानों को बता दें कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं तो उसको ही नेचुरल फार्मिंग भी समझ लेते हैं, जब जैसे लेकिन मूल तौर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पहले काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और नेचुरल फार्मिंग जो है प्राकृतिक खेती है वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि क्या अंतर इसमें विशेष तौर पर। जैसे हमारे जंगल पेड़ पौधे हैं, हाँ जी, प्रकृति जो इनको खुराक दे रही है, हाँ जी, प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, उनको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, हाँ जी, उनको स्प्रे की जरूरत नहीं है, और फिर भी वो रिष्ट पुष्ट हैं। एक एग्जाम्पल है जी। वही एग्जाम्पल हमने अपने खेत में शुरू किया हुआ। क्यों हम उनको 12-32-16 दें, क्यों उनको हम जहरीली स्प्रे करें, अच्छा, जिसके ताकि भाई इसका इफेक्ट पड़ता है, नई नई बीमारियां इसी स्प्रे और खाद से ही हो रही है। तो मैंने उससे हट करके जो है काम अपना, जैसे हमारे बुजुर्ग भी करते थे, अच्छा, सर गाय भैंस का गोबर गौंत्र से ही हम खेती करते थे। अच्छा। तो अब उसको दोबारा हमने शुरू किया। बीच में एक गैप आया था जबकि राशन की कमी थी, तो इसमें हमें केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर देना पड़ता था, उससे राशन तो बढ़ा, कुछ साथ साथ में उसके दुष्प्रभाव भी हुए, बीमारियाँ बढ़ी, शुगर, डायबिटीज, TB, लेना देना जो कुछ भी इन्हीं की वजह से हुआ। तो बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भी मैंने कसम खाई हुई है। हमारी गाय भैंस जो भी इसकी खाद गंत्र गोबर होता है उसी से मैं खेती कर रहा हूँ, और लगभग 1-2 साल मेरे को थोड़ा सा इसमें कमी आई, पर अब 3-4-5-6 साल हो गए, अब इसमें कोई कमी नहीं आई। हाइब्रिड से वो जो खाद वगैरह फेंक रहे हैं उनसे अच्छी मेरी फसल हो रही है, और लोग देखने आते हैं, डेमोस्ट्रेट करने आते हैं सर। अच्छा, खास तो मतलब ये जो बाजार में जो केमिकल वाली जो खाद आप बता रहे हैं वो, जी सर, जी सर, उसके बजाय आपने जो प्राकृतिक में चाहे गोमूत्र से आपने कोई दवाई बनाई या खाद बनाई या गोबर से आपने बनाई, उसका आप प्रयोग करते हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ सर। जैसे ये तो हाल ही में ये अगर कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की बात करें, उनके माध्यम से भी ये स्टेट में ये प्रोजेक्ट चला था जिसको ये जीरो बजट प्राकृतिक ZBNF के नाम से काफ़ी ये मशहूर है। और हमारे जो पहले ये गवर्नर साहब महामहिम रहे तो उन्होंने भी इसमें बड़ा इनका योगदान है हिमाचल में इसको प्रचलित करने का, और काफ़ी किसान जो हैं बागवानी के साथ अब जुड़े भी हैं। तो इसमें परमाराम जी, अब हमसे ये बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं मिश्रित खेती की, तो आपने एक तो पहले कहा कि जो भी नई तकनीक है जो है आती है, चाहे KVK के माध्यम से, चाहे कृषि या बागवानी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे जो विश्वविद्यालय प्रदेश में काम कर रहे हैं, मतलब जो भी वैज्ञानिक तरीका आपको बताया जाता है संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, या जो हमारे विभाग हैं प्रदेश सरकार के, कृषि विभाग है, वो जो आपको जानकारी पहुंचती है। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है जब अधिक लाभ या अधिक उत्पादन करने की वो बात करते होंगे तो आमतौर पर तो मुझे जो लगता है, मेरे ध्यान में तो ये है कि वो आपको वो केमिकल की जो खादें हैं, दवाई हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनके बारे में आपको बताते होंगे कि आप इसका यूज़ करें या ये हाइब्रिड सीड है इसका इस्तेमाल करें। फिर आप कैसे उनसे अलग हो गए, या जो आपको उन्होंने जो भी सिखाया आपको या जो आपको बताया उन्होंने? जी सर, ऐसा है, ये जो हम बाजार से हाइब्रिड लेते हैं महंगा है जी, बड़ा भारी महंगा मिलता है। इसके लिए खाद 12-32-16 या दूसरी यूरिया वगैरह ये भी महंगे मिलते हैं। महंगे मिलने की बजाय फसल तो बढ़ी, पर हमारे खर्चे भी इसके साथ साथ बढ़ गए। इससे हमारा खर्चा भी बढ़ा और देखने को ही ज़्यादा हुआ अनाज। जी, और खर्चा अगर देखो तो हमारी नेचुरल फार्मिंग से लगभग बराबरी है सर, जो अब आ रहा है सर सिस्टम जो उसमें आ रहा है। ऐसी बोलने की बात है, खाद से फसल ज़्यादा होती है और उसमें खर्चा भी तो ज़्यादा आता है। नहीं, तो इसमें आपको ऐसा लगता है या आपका जो अनुभव है, या कोई ऐसा भी आपने किसी ने आपको एक तरह की क्या कहते हैं उसको कंपटीशन के तौर पर अगर आपको किसी ने कहा हो कि भाई ऐसा ये सफल ये नहीं हो सकती है, तो किसी ने आपको चैलेंज किया और आपने फिर उसको
किया हो, कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं? बिल्कुल उदाहरण मेरे खेत में, मेरा उदाहरण ये लोग मेरे को तो पहले पागल बोलते थे। अच्छा। भी देखो इसने खाद वगैरह छोड़ दी और ऐसा कर रहा है। 1-2 साल मेरे को थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि फसल कम आनी थी, हमने खाद से अपनी ज़मीन को बर्बाद कर दिया था बिल्कुल ही। हाँ। पर आस्ते आस्ते 3-4 साल के बाद अब सर मैं दावे से कहता हूँ, और वो लोग मेरे खेत में आकर के देखते हैं मेरी फसल उनकी फसल से ज़्यादा हो रही है, जो लोग खाद और केमिकल यूज कर रहे हैं सर जी। अच्छा। हकीकत है, साइंटिस्ट मेरे आते हैं और लेबोरेटरी में उसको अपने अनाज को चेक कराता हूँ। ये नहीं कि मैं उसको खाद डालता हूँ और लोगों को बोलता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा जी। अच्छा। लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्टें मेरे पास, मेरे जो अनाज लेबोरेटरी में ले जाते हैं हम इसको सर, आटा चावल धान जो कुछ भी है उसकी रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हुई है। इसमें कोई फ्रॉड वाली मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल जो खाद है या दवाई है, कोई कीटनाशक है, कोई इस्तेमाल आप नहीं करते? नहीं करते तो आप इनको अगर जो अब ज़रूरत तो उसकी आवश्यकता तो होती होगी फसल में, कीड़े भी लग सकते हैं या कोई बीमारी भी आ सकती है, तो उनकी रोकथाम के लिए आप क्या इसका खुद ही नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से दवाई तैयार कर रहे हैं? सर ऐसा है, ये जैसे मैं गेहूं लगा रहा हूँ, गेहूं के साथ मटर लगा दिया। अच्छा। और नेचुरली मटर जो है कि मटर चना दाल वाली जो फसलें हैं एक्स्ट्रा नाइट्रोजन तैयार करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली है। ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों देनी खाद सर जी? अच्छा। क्योंकि वो तो ज़्यादा नाइट्रोजन बनाती है, उन्होंने जितना खाना वो ले लेती, बाकी दूसरी हमारी फसल ले रही, कणक ले रही। चलो ये तो एक तरह से खाद की बात होगी, जो उर्वरक की बात होगी, लेकिन अगर कोई बीमारी से हमने बचना है, कोई कीट है या फंगस है, तो इसके लिए भी अगर आपने बचाव सुनिश्चित करना है तो इसमें कोई नेचुरल फार्मिंग का कोई प्रावधान है? नेचुरली फार्मिंग में प्रावधान दुनिया भर के प्रावधान है। हमारी देसी गाय का गोबर गौंत्र ऐसे हमारे ऐसे पेड़ पौधे जिनको को कीड़ा नहीं खाता जी, इनके पत्तों को कीड़ा का, हमारा अखरोट है, फेगड़े हैं, जो भी अनाज ये है जिसको कोई कीड़ा नहीं लगता, तो उन्हीं के पत्ते तोड़ करके उनका साड़ा डाल करके गाय के गौंत्र में उसको ड्रम में डाल करके वो एक स्प्रे बन जाती है सर जी। अच्छा, गाय के गौमूत्र को मिला, गौमूत्र को, देसी गाय हो तो और भी बढ़िया है सर जी इसके लिए। अच्छा। हाँ, अब उसके उस पेड़ को क्यों नहीं कीड़ा खाता, क्यों नहीं उसको बीमारी लगती? क्योंकि उसमें कोई गुण है। अच्छा जी। वही गुण हमने उस पेड़ के लिए उसी के पत्ते तोड़े, उसी के पत्ते में थोड़ा गौमूत्र डाल करके उसी को साड़ा किया और उसी की स्प्रे बना दी सर जी। क्या जरूरत है हमारे को बाजार से स्प्रे लेने के आदमी को मारने की, जिसको कि हम स्प्रे करते हैं और उसे लोग दूषित अनाज हम दे रहे हैं। हम तो बड़ा भारी लोगों को साथ धोखा कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अनाज की बात होगी या कृषि से संबंधित जो भी फसल है उसकी दाल दलहनी वाली है या जो भी अनाज है, गेहूं है, मक्की है, धान है, चावल जो भी है, और इसके साथ साथ जैसे समय के साथ साथ जब से हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी सत्य ही है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की जो आबादी थी और उस समय जो निर्णय लिया गया जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इन उर्वरक जो केमिकल से रिलेटेड है इनकी आवश्यकता पड़ी ताकि हमने को सबको खाना उपलब्ध करवाना था, सब तक पहुंचता, फीड सब होते। और उसी तरह से दूध की भी अगर हम बात यहाँ करें, जैसे आपने बताया पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं, तो दूध में भी अब दूध को आपूर्ति पूरे करने के लिए देश में बाहर से जो ब्रीडें हैं, जैसे जर्सी है, आपकी होल्स्टीन है, इनको लाना पड़ा। लेकिन अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, जैसे दूध में बात करें तो भारत जो है अब ये वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो विश्व में नंबर 1 जो है हम दूध उत्पादन में। तो अब वो स्टेज आ गई कि अगर हम बात कर सकते हैं कि अब क्वांटिटी तो हमारे को मिल गई कि जितनी हमें हमारी खपत है उतनी अब हम पूरी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब हमको थोड़ा अब क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा, और क्वालिटी की तरफ जब हमने जाना है तो ये भी अब सभी जानते हैं कि जो हमारी अपनी देसी जो हमारी जो प्रजातियां थी, जैसे रेड सिंधी है, थारपारकर है, गिर है, रेड सिंधी बहुत जो है ये हिमाचल प्रदेश के परिवेश में देखी जाए तो काफ़ी कॉमन है, और पशुपालन विभाग के माध्यम से इसका टीकाकरण भी किया जा रहा है। हो गया 100% हो गया बिल्कुल। और हाल ही में मैं आपको ये बताऊं कि जैसे पहले मैंने बताया था, जैसे ये बाहर की जो नस्लों के संबंधित जो हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी होती थी उसको भी सरकार ने चेंज किया है और 50% जो है कम ज़रूरी कर दिया है कि हमारा अपना जो ब्लड है, इंडिजिनस जो हमारी प्रजातियाँ उनका हो। तो ये सब ठीक है। अब जैसे दूध भी आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई ये दूध देसी का है, ये घी जो है देसी गाय का है, पता लगता है, स्वाद से पता होता है, जो खपत कलर से, स्वाद से, और महंगा भी है सर जी, बिकता भी अच्छा है। हो सकता है उतनी अभी मात्रा में हम इसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं जितनी इनकी मांग है। उसी प्रकार से हम फसल की, जैसे आपने बात की कि आप लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवाते हैं और उसमें देखा जाता है कि भाई ये इसमें कोई बाहर की या केमिकल कोई खाद लगी पड़ी है या नहीं है, तो उस तरह से। लेकिन इसको बेचने के लिए आप क्या समझते हैं? जैसे कोई दूसरी अन्य प्रोडक्ट होते हैं तो चलो थोड़ी मात्रा में है और दूध है, घी है, वो आप बेच सकते हैं लोकली। अगर आप अनाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं, आप सब्जियों को ऐसा तैयार कर रहे हैं जहाँ आपका माल ज़्यादा आपको मिलेगा और आपको मात्र मंडी के अलावा आप कहीं नहीं बेच सकते,
तो मंडी में कौन ये सुनिश्चित करता है या कैसे वो सुनिश्चित करते हैं कि आपको जो दाम है वो आपको भी गुणवत्ता के हिसाब से कि ऑर्गेनिक है या नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट का ये आपका जो उत्पाद है तैयार है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाता है? सर ऐसा है, सरकार ने अब हमारे लिए ऐसा कर दिया, हमने मांग की कई बार कि हमारा देसी हम जो कर रहे हैं इसकी कीमत भी हमारे को हाइब्रिड के बराबर ही मिल रही है। अच्छा। जिस सरकार का बड़ा आभारी हूँ। हमारे जैसे सब्जी मंडी है वहाँ अलग से काउंटर हमारे को दे दिया गया है। अच्छा। तो उसमें बोर्ड लगे हैं कि प्राकृतिक खेती का जो भी उत्पाद जो भी है नेचुरली फार्मिंग का जो है अच्छा। उसके लिए अलग से दुकान दे दी गई है हमारे को। और संडे मार्केट हमारी सुंदर नगर में लगती है, खासकर मैं अपनी बात करूं। अच्छा। तो उसमें हमें वो सर्टिफिकेट लगे हुए मिले हुए हैं। हम अपना सर्टिफिकेट रख करके ग्राहक के सामने कि ये चीज़ जो है तो आप लेबोरेटरी में ले जाकर चेक करिए। अच्छा। अगर इसमें कोई केमिकल है तो मैं आप मेरे खिलाफ जो भी केस करना कर सकते हैं। ऐसा है तो अब लोगों को थोड़ा तसल्ली हो गई और हमारी इसकी बड़ी डिमांड बढ़ी है। ये तो बहुत आपने अच्छा जानकारी जो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा सकते हैं कि सरकार ने अब इस तरह से जो निर्णय लिया है कि मंडियों में भी अलग से एक काउंटर बना दिए जहां पर भी ऐसे, और उनको सत्यापित भी करते हैं कि ये जो आपका उत्पाद है ये एक प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या जैविक खेती का उत्पाद है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ परमाराम जी आप भी मानते होंगे कि जो दिखता है वो वही बिकता है सर। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर हम मार्केटिंग की भी बात करें, पैकिंग की बात करें, तो जो जिसमें केमिकल से जो लोग कहते हैं, हमने सुना है कि जो दवाइयाँ आप छिड़काव करते हैं जो केमिकल की अगर मैं बात करूं तो वे जो फसल का जो आकार है वो अच्छा आता है, उसकी शाइन उसमें अच्छी होती है, फसल के ऊपर अच्छा दिखता है। और जो आप लोकल जो अपना तैयार आप करते हैं तो हो सकता है कि उतना उसमें शाइन नहीं है, पॉलिश नहीं है। तो इसमें भी आप फर्क देखते हैं कि जो दाम आपको मिले था फर्क अब तो लोग खाने वाले समझ गए इस बात को सभी जी। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो हाइब्रिड और जो केमिकल वाली फसल है ये 2 से 3 से दिन ज़्यादा नहीं टिकती। अच्छा। हमारी जो ये तैयार की हुई फसल, फ्रूट ले लो, सब्जी ले लो, दाल अनाज ले लो, ये सर हफ्ता तक तुम्हारा टमाटर या सब्जी खराब नहीं होती। अच्छा। इतनी तसल्ली लोगों को हो गई है। और मेरे तो घर में डिमांड रहती सर इसकी कि आपने हमारे को इतनी किलो तोड़ के रखना। अच्छा। इतनी दे देनी, रेट का आपने जो लगाना वो लगा लो, पर फिर भी हम अपने यानी कि ठीक दाम पर ही बेचते हैं। ऐसा नहीं लूट वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो तो हमारा भी धर्म का ही काम है, किसान है, हम धर्म का ही काम है। ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। नहीं तो आजकल तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम से अगर हम ऑनलाइन भी देखें तो इतने महंगे महंगे जो है फसल जो भी हैं ये चीज़ें हैं बहुत महंगी उसमें बिकती हैं। अब कितना कर वो सत्यापित है कहाँ से है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके दाम हैं। हो सकता है कि उन्होंने किसी प्रकार से एक तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज भी वैसे किया होगा कि हमारे पास उत्पादन जो है वो भी अधिक होना चाहिए, तभी आप किसी प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो आपने कहा कि जैसे आप अपने लोकल क्षेत्र में फिलहाल कर रहे हैं इसको, सुंदरनगर में आपको काउंटर भी दिया गया है, तो लगभग कितने रकबे में आपको ये जो है मिश्रित खेती जो है नेचुरल तरीके से आप कर रहे हैं? मैं तो सर घर में 5 बीघे जमीन घर वालों से ली है अपने नाम पर। अच्छा। मैं खुद मालिक होने के नाते मैंने वो जमीन ली है उनसे कि मेरे को करना दो, बाद में आपने करना नहीं करना जी। अब जा करके कहीं 5-6 साल के बाद आप घर वाले को भी तसल्ली होगी, गांव वालों को भी तसल्ली होगी सर बराबर का उत्पादन आ रहा है खाद का और केमिकल वाले का, और मेरा भी खाद बराबर आ रहा, और मेरी मार्केट ज़्यादा है सर जी। लोग मेरे घर लेने आते हैं, उनके पास नहीं जाते। अच्छा, एक तो आपकी मार्केट ज़्यादा होगी, बिल्कुल। दूसरा जो आपकी लागत है, क्योंकि आपका अपना बीज है, अपनी दवाई आप खुद गौमूत्र से, गोबर से आप इनसे तैयार कर रहे हैं, खाद आप अपनी तैयार कर रहे हैं इसमें प्राकृतिक खेती में, तो वो खर्चा भी आपका बच गया। बिल्कुल बच गया सर। बीज हर साल मेरा यही चलता है, ना मैं हाइब्रिड नहीं लेना पड़ता, अपना ही बीज रखे हैं हम तो हर साल सर जी। जो बीज हम लोकल बीज हैं इनको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हाइब्रिड को हर साल बदलना पड़ता, हमारे बीज को जरूरत नहीं पड़ती बदलने की सर जी। ये जो है तो अच्छा। तो एक आप ये मैं देख रहा हूँ ये रेशम का आपने कुछ सर, मैं खेती के साथ रेशम का काम भी करता हूँ। अच्छा, उसी खेतों में आप कर रहे हैं? उन्हीं खेतों में कमरे में होता है सर रेशम का। आजकल जो गर्मी है ना जी, जब शहतूत हमारा चल पड़ेगा तो रेशम का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये शहतूत के मतलब ये जो अभी हम देख रहे हैं शहतूत का कीड़ा जिसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं सर जी। अच्छा, ये उसी द्वारा तैयार किया होता है। ये जो एक इसका कौथा बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। ये गप नहीं है, 1 किलोमीटर लंबा धागा इसके बीच में है। 1 किलोमीटर लंबा इसका धागा, और हकीकत है सर इसको जो है ये जो लगाया हुआ बंदूरी जैसा लगाया, जैसे ऊन के लगाते हैं, 1 किलोमीटर है जी। और एक कमीज जो मेरी बनी 30 ग्राम से बनी हुई है सर जी। 30 ग्राम 30 ग्राम धागे से हकीकत भी तोल लो उसको।
ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी आपके खेत में ये लगे हुए हैं जो खेत जो में पेड़ हैं इसमें ये होते खेत हैं। में लगाया हमने, एक बीघे में लगाया है इसके। तो अच्छा, इसमें भी आपको कोई सरकारी इसमें मदद या कोई विभाग इसको इसकी ट्रेनिंग प्रोत्साहित विभाग करता से है? की सर जी। अच्छा। ट्रेनिंग विभाग से की। कमरे मेरे पास अपने, खेत मेरे अपने, पौधे मेरे अपने हैं। अच्छा, ठीक है जी। जरूरत नहीं कभी पड़ी कि हम इसके लिए कोई सरकार से लोन दें। सरकार भी बोलती है लोन चाहिए तो ले लो, पर नहीं लिया सर जी। अच्छा, ये तो खेती से संबंधित और मिश्रित खेती से संबंधित जो भी आपकी उपलब्धियां रहीं, हम देख रहे हैं कि तरह तरह के आपको पुरस्कार जो कि सरकारों द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ आप एक कार्ड आपके पास में देख रहा था, आपने आपने शायद अपनी बॉडी भी डोनेट की मैंने हुई सर है। जीते जी का अंगदान कर दी है। अच्छा। किडनी मेरी डोनेट है और अच्छा। पूरी बॉडी डोनेट है सर जी, मैंने की हुई है जी, वसीयत लिख दी है, घर वालों को पढ़ा दी है कि मेरे जी। मरने के बाद मेरी बॉडी हॉस्पिटल जाएगी, कोई कर्म क्रिया कोई कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो परमाराम जी, आप आज अपने अनुभव हमारे साथ, आपने जो हमारे दर्शकों के साथ आज हमने शेयर किए हैं, आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, तो इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात करेंगे हम अगली बार। तब तक आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।